ज़्यादा नहीं, बाकी व्याकरण का हिस्सा आपका ज़्यादा चलेगा। और जब हम लोग श्लोक पढ़ेंगे तो आपको पर्वत, कौन सा पर्वत आ रहा है ना, किस पर्वतों का क्रम एक बार लिख के ले आना है, नदियों का क्रम एक बार लिख के आना है ना, अथवा नदियों और पर्वतों को मिला करके एक क्रम लिख के आना है। ये सब पूछा जाता है। किस पर्वत के बाद कौन सा पर्वत पड़ा, किस पर्वत के बाद कौन सी नदी पड़ी, किस नदी के बाद कौन सा पर्वत पड़ा, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। और बाकी पंक्तियों से प्रश्न पूछा ही जाएगा। एक तो पंक्ति देगी, इस पंक्ति में किस नदी का वर्णन है, इस पंक्ति में किस पर्वत का वर्णन है, ऐसा प्रश्न होगा। तो पूर्व मेघ में और उत्तर मेघ में अलकापुरी की समृद्धि का वर्णन है ना। अलकापुरी के विषय में यक्ष बताता है, किसको बताएगा, अपने मेघ को ना। दूत काव्य है, मेघ जो है दूत है, किसका दूत होगा, मेघ, यक्ष का ना। दूत 3 प्रकार के आपके अर्थशास्त्र में कहे गए हैं, जिसमें यह मेघ जो है निशिष्टार्थ दूत होगा। निशिष्टार्थ मेघदूत में आप प्रधान रस जब पूछा जाएगा तो श्रृंगार, और श्रृंगार में भी विप्रलम्भ यानी कि वियोग श्रृंगार। उसके बाद जब आपका छंद तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, पूरा मेघदूत किस छंद में है, मंदाक्रांता छंद में है ना। रीति वैदर्भी होगी। उपजीव भी इसका जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण है, और इसमें दूत वाली जो कथा है रामायण से ली गई है ना। अब बाकी नायक कौन है इसका, यक्ष, जिसे हेममाली कहा गया ना। यक्षिणी क्या है, इसकी नायिका है, जिसे विशालाक्षी कहा गया ना। ये सब आपको याद रखना है। कथानक आपका क्या होगा ना, दूत काव्य के रूप में एक क्या है, यह गीत काव्य है ना। इसमें जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने मेघदूतम का जर्मन भाषा में पद्य अनुवाद किया ना, और स्वेट्ज ने जर्मन भाषा में गद्य अनुवाद किया। आर्थर राइडर और H.G. रूक ने अंग्रेजी में मेघदूतम का क्या किया, पद्य अनुवाद किया। ये सारे प्रश्न हैं। हिंदी भाषा में मेघदूतम के 6 पद्यानुवाद हो चुके हैं। हिंदी भाषा में 6 पद्यानुवाद हो चुके हैं ना। क्षेमेंद्र ने कालिदास के मंदाक्रांता छंद की क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। किस ग्रंथ में करते हैं, अपने सुवृत्त तिलक में। उसके बाद डॉक्टर कीथ ने मेघदूत को क्या कहा, शोक गीत कहा। ये भी प्रश्न है आपका। विरह गीत, विप्रलम्भ गीत, शोक गीत। प्रमुख पात्र में यहाँ यक्ष है, यक्षिणी है ना, मेघ बादल है, कुबेर जो यक्षाधिपति हैं ना। गीत काव्यों का आदि ग्रंथ कहा गया। यहाँ लिखा गया है आपका मेघदूतम में कुल पद्यों की संख्या पूछा जाएगा तो आपको कुल पूछा जाएगा तो 121 ना। मल्लिनाथ 121 6 प्रक्षिप्त को लेकर के मानते हैं। अगर 6 प्रक्षिप्त को छोड़ दिया जाएगा तो 115 मानेंगे। हाँ, अब वहाँ प्रश्न किस तरीके से पूछा जा रहा है उसी हिसाब से मानेंगे। कुल पूछ रहा है तो प्रक्षिप्त को जोड़ लेना है, प्रक्षिप्त को छोड़ करके पूछ रहा है तो आपको 115 ही करना है ना। नहीं तो ऑप्शन में एक ही देना चाहिए, चाहे 121 दे चाहे 115 दे। और मेघदूत का नायक जो यक्ष है, कैसा नायक है, किस कोटि का, धीर ललित नायक है। और मेघदूतम की जो नायिका है, कैसी नायिका है, हाँ, स्वकीय नायिका है, वैदर्भी रीति है। रामगिर पर्वत पर स्थित मल्लिनाथ ने मल्लिनाथ तथा वल्लभ ने चित्रकूट माना है। जो रामगिरी पर्वत का वर्णन है इसको मल्लिनाथ, उसके बाद वल्लभ देव जो हैं ये क्या मानते हैं, उसको चित्रकूट मानते हैं। रामगिरी पर्वत को कहते हैं, ये चित्रकूट का स्थान जो है ये रामगिरी पर्वत है। भूमिका वाला पूरा हिस्सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी हमें किस वंश का था, पुष्कर और आवर्तक, ये सब आपके श्लोक में ही मिल जाएंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा भूमिका पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपको बस यही देखना है कि पूर्व मेघ में मेघ का मार्ग, और मेघ का मार्ग जो होगा ना, कौन सा पर्वत आगे पड़ रहा है, कौन सी नदी, किस पंक्ति में किस नदी का वर्णन है, किस पंक्ति में किस पर्वत का वर्णन है, यही सब आपको पढ़ना है। बाकी कालिदास के विषय में जो अभिज्ञान में पढ़ के आए हैं वही यहाँ भी पढ़ना है आपको। और उत्तर मेघ में बस यही आपको दिखेगा, अलका की समृद्धि का वर्णन ना। मेघदूतर मेघ में यक्ष मेघ से कहेगा हमारी अलकापुरी ऐसी 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 है ना। ऊंचे पर्वतों से अलका की तुलना की जाएगी वहाँ पर। और लास्ट के कुछ पद्य में यक्ष जो है मेघ को क्या कहता है, अपने संदेश के विषय में बताता है, जा करके हमारी प्रिया से ऐसे ऐसे कह देना।
ना। तो हम लोग आज शुरू करेंगे मेघदूतम। आप लोगों को खोल लेना है मंगलाचरण। अच्छा, कल का जो हम लोगों का टेस्ट हुआ था उसमें आप लोग ईमानदारी से बताएंगे। अभी आधी कापी जची है, आधी नहीं जची है, तो किसका लगभग कितना था अपने आप से मिलाने के बाद? ईमानदारी से बताइए, नहीं तो हम लोग तो आधे लोग को जान ही गए हैं, आधे लोगों को अभी फिर जान जाएंगे 2-3 घंटे बाद। देखिए, जो कल टेस्ट पेपर बनाया गया था ये केवल आपको ये समझिए कि हम ये एग्ज़ाम की दृष्टि से तो प्रश्न बनाए थे। हमारे ये वाला जो टेस्ट पेपर था ये केवल आपको समझने के लिए मैं बनाया था, किस तरीके का प्रश्न बन सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा जो है सर इसमें प्रश्न ही नहीं समझ में आ रहा है, कैसे बनेगा। इसलिए पैराग्राफ दिया गया, पैराग्राफ के नीचे प्रश्न दिया गया। पैराग्राफ पढ़िए, कैसे प्रश्न बना है उसी में से देखिए। और लगभग हमारे कक्षा के लगभग जो सामान्य परिचय वाला वीडियो आप देख लीजिए, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा हमें तो लगता है पहली ही वीडियो, नहीं तो दूसरी वीडियो, जहाँ से हम शब्दार्थ बताना शुरू किए हैं। 2 वीडियो से सारा प्रश्न था। लगभग 12 वीडियो बनी होगी शिवराज विजय पे। 2 वीडियो से सारा प्रश्न था। 2 ही पैराग्राफ से पूछा ही गया था, मंगलाचरण से पूछा गया था, एक पैराग्राफ और आगे, और बाकी सब सामान्य परिचय से था। सामान्य परिचय हम आप छोड़ देते हैं तो कल आपको दिखा होगा कितने सारे प्रश्न और अच्छे प्रश्न आपसे बनेंगे वहाँ पर। सामान्य परिचय यानी कि भूमिका वाला हिस्सा तो आपको 4 से 5 बार पढ़ना चाहिए। एक बार पढ़ने की मतलब आप एक बार पढ़िए, केवल टिक लगाइए क्या क्या पूछा जा सकता है, और जो टिक लगाए हैं वही आप 4-6 बार पढ़ लीजिए, पूरा स्थायी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मेघदूतम पढ़ेंगे। आप लोग खोल लेंगे मेघदूत श्लोक प्रथम जी। प्रश्न में वहाँ पूछिए। ना, रंभ नहीं है, रभ धातु है। नहीं तो 2-3 किताब लिखिए, आप उसको रखिए ना, आप रूप चंद्रिका रखिए, वहाँ रभ धातु का रूप दिया होगा। किसमें? अवचिनोम में। हाँ, कौन से धातु उसमें लिखा है? हाँ, चिन्नु नहीं, चिन्नु कौन सी धातु होती है? चिन्ह धातु है। यहाँ रहेगा, यहाँ पे हलंत रहेगा, वो मिस प्रिंट हो जाता है, उस पर आप मत जाइए। मूल धातु चिन्ह धातु है। बहुत सारे लोग शिवराज विजय में ऐसे क्रियापद हैं उसका अर्थ ही नहीं समझ पाएंगे। जैसे ना अलुंठत आपका आया है ऐसे, अतापिशत ना आपका आया अरचयत, लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप था ना। कल के प्रश्न में आपकी एक समस्या आई थी, कुछ लोग मेरे द्वारा एक प्रश्न पूछा गया था, अम्बिका दत्त व्यास का अध्यापन कहाँ हुआ? अरुण पद का अर्थ लाल, रक्त वर्ण। नहीं तो आंसर हम फिर बाद में सुधार के भेजे हैं, उसको देखिए। मैं वहाँ एक ठो हिंदी में अलग से लिख के भेजा था 52 का ए। नहीं तो आप नीचे देखे होंगे, हम एक ठो अलग से लिख के भेज दिए थे 52 ए, तो उसको आपको समझ जाना चाहिए क्यों भेजा गया है। अभी हम कहाँ चर्चा करने वाले थे, देखिए भूल गए। हाँ, अध्ययन अध्यापन। देखिए 2 चीज़ होता है, एक ठो होता है पढ़ना, एक ठो होता है पढ़ाना। एक ठो होता है अध्ययन, एक ठो होता है अध्यापन। पढ़ाना मतलब हम लोग जब पढ़ते हैं, पढ़ाना मतलब जब हम लोग पढ़ा रहे होते हैं, अध्ययन मतलब जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, और अध्यापन मतलब जब हम लोग पढ़ा रहे होते हैं। और ये चीज़ वो समझ पाएगा जो अर्थशास्त्र पढ़ा होगा, जो मनुस्मृति पढ़ा होगा, वहाँ अध्ययन अध्यापन की बात बहुत अच्छे से की गई है। अध्ययन उनका काशी में हुआ, सब कुछ काशी में हुआ, लेकिन अध्यापन का काम उन्होंने, पढ़ाने का काम पटना में किया। पटना में प्रोफेसर मास्टर रहे थे ना। कौन? कर्मस्थली इनकी तो काशी होगी
नहीं तो वो जिसकी किताब में ऐसा लिखा गया होगा वो उनकी कमी है गुरु, हम लोगों की कमी नहीं, ना हमारी ना आपकी। जिसकी किताब में एक जगह अध्ययन अध्यापन काशी में लिखा गया वो गलत लिखा गया है, वहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। अध्ययन काशी, कर्मस्थली काशी, सब कुछ काशी कह सकते हैं, लेकिन अध्यापन का काम पटना में हुआ। अध्यापन मतलब पढ़ाना। अब हमारी आपकी कर्मस्थली क्या होगी, हमारी आपकी कर्मस्थली क्या होगी, प्रयागराज। लेकिन हमारा आपका अध्यापन कार्य कहाँ होगा, जहाँ हम लोग मास्टर होकर के जाएंगे वहाँ अध्यापन हम लोग करेंगे। यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, वहाँ अध्यापन करेंगे। चलिए एक दिन हम, हो सकता है कल ही, सारे जो हमारे द्वारा 125 प्रश्न पूछे गए थे, कौन सा प्रश्न क्या कह रहा है, इसको मैं आपको समझा दूंगा, तो आपको हो सकता है समझ में। बहुत जने इस प्रश्नों में ना समझ पाते का कहत बा, तो कल आधा घंटा समय देंगे तो हम आपको प्रश्न पढ़ करके क्या प्रश्न कहना चाह रहा है मैं आपको समझा दूंगा एक बार ना। बहुत सारे लोगों को देखा, अरविंद पीछे बैठे, कहा गुरुजी हमारा 10 गोला रंगने में गलत हो गई बा। 10 गोला रंगने में गलती का मतलब समझिए, आपको अभी बहुत बार टेस्ट जैसे अंडे हो जहाँ हो वहीं जाई दे। ये नहीं हमारे यहाँ आवता, हमारे यहाँ जहाँ भी टेस्ट हो वहाँ जाइए, झमाक पहुँच जाइए, गोला वोला सुधारा, इसीलिए तो टेस्ट कराया जाता है। पता लगा 10 मेन वाले में गलत कह दिए तो कैसे काम बने। अब यही तो इसका उत्तर अभी हमको बहुत अच्छे से पता नहीं है, लेकिन अब आप पूछ रहे हैं तो मैं कल बता दूंगा। नहीं, ये हर किताब में जब आप काव्य प्रकाश किसी भी टीकाकार की देखेंगे, काव्य प्रकाश है ही लिखा है, काव्य प्रकाशम नहीं लिखा है। वहाँ कुछ नियम कानून है, मैं एक बार पूछ के बता दूंगा आपको। शिवराज विजयम गलत है, आपको देखे होंगे जहाँ हमारा टेस्ट पेपर का बैनर छपा है वहीं ऊपर शिवराज विजय लिखा है। शिवराज की किताब खोलेंगे आप, सबसे ऊपर है शिवराज विजय लिखा है, शिवराज विजयम नहीं लिखा गया है। चलिए इसीलिए तो टेस्ट देने सब लोग आते हैं, जो गलतियां हो यहीं हो जाएं हम लोगों की, आगे चल के गलती ना हो आप सबकी। क्या हुआ? मृत्यु, हाँ सब कुछ काशी में हुआ, केवल अध्यापन पटना में हुआ बस। सब कुछ मतलब अब सब कुछ आ गया उसी में, अध्यापन छोड़ करके आपका। शिवराज विजयम कब लिखा गया और कब प्रकाशित हुआ, कब लिखा गया ये भी पूछा गया था कल, कब प्रकाशित हुआ ये भी पूछा गया था ना। कब रचा गया आपका? 1870 में। कहाँ रचा गया? काशी में। प्रकाशित कब हुआ? उनकी मृत्यु के बाद 1901 ना। वैसे तो उनकी मृत्यु 1901 में हुई थी, उसके बाद ही ग्रंथ प्रकाशित हुआ। हाँ 1900 में, और 1901 में प्रकाशित हुआ। प्रकाशित भी यहीं हुआ, शिवराज विजय, काशी में ही। सारे प्रश्न आपके सामान्य परिचय से थे, इसीलिए हमने बोला कल 120 के नीचे रहना नहीं है किसी को। अभी तक जितनी कापियाँ जची हैं सबसे हाईएस्ट 119 गया है, 119 है। दूसरे नंबर पे दुर्गेश का है 118। 122 किसका है? नहीं तो अभी उनकी हो सकता है ना जितनी जची है मैं उसको बता। अभी 30 कापी बची है जांचने के लिए, अभी जचेगा। चलिए हम लोग पढ़ेंगे मेघदूतम। अवधेश थोड़ा सा पानी पिया दे यार, मुँह सुखा दो पतन कहाँ की है, रहने दीजिए, एक घूंट पानी चाहिए। एक बार आप लोग 2 श्लोक का वाचन कर लीजिए, 2-3 श्लोक का मंदाक्रांता छंद में।
बस करिए, अब आप लोग आ जाइए श्लोक संख्या 1। मंदाक्रांता छंद का लक्षण सबको याद ही होगा। और मंदाक्रांता छंद में आपका एक शब्द लिखा गया है जलधि षड अग। जलधि मतलब समुद्र को कहा गया है, और हमारे यहाँ 4 समुद्र हैं ना, यानी कि पहली यति 4 पर होगी। उसके बाद जलध के बाद आपका षड लिखा गया था ना। षड मतलब आपके यहाँ जो 6 रस गिनाए गए हैं ना, मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त। उसके बाद आपका अग। अग मतलब पर्वत, और अपने यहाँ 7 पर्वत प्रसिद्ध हैं, उन 7 पर्वतों की बात की गई, यानी कि 4, 6 और 7 पे क्या होगा, यति होगा ना। और इसमें क्रमशः जो गण होगा, मगण, भगण, नगण, उसके बाद 2 तगण, और लास्ट के 2 क्या होंगे, गुरुवर्ण होंगे ना। और छंद को मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कई बार, और इस बार भी चलिए मंदाक्रांता छंद हो सकता है मैं कल ही आपको पढ़ा दूँगा विधिवत ना। कहाँ कहाँ उसको कैसे कैसे आप निकालेंगे, जहाँ अनुस्वार होगा वहाँ क्या होगा, ह्रस्व होगा कि दीर्घ होगा ना, जहाँ विसर्ग होगा वहाँ क्या होगा, जहाँ पर शुद्ध व्यंजन होगा उसके ठीक पहले वाला गुरु होगा कि ह्रस्व होगा, ये सब मैं कल आपको बता दूंगा। यानी कि कल आपका श्लोक भी चलेगा और मंदाक्रांता छंद का लक्षण भी कल बताएंगे ना। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रथम श्लोक मंगलाचरण आप देखेंगे, और मंगलाचरण में मंदाक्रांता छंद है, कालिदास का कथन है ना, और बहुत बढ़िया श्लोक है आपका। श्लोक आप लोग पढ़ेंगे ना। एक बार मैं पढ़ूं, आपको दोहराना है ना। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेनास्तं गमितमहिमा वर्षभोग्येण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। एक बार सब लोग साथ में वाचन करिए। कश्चित् कांता विरह गुरुणा तीसरी पंक्ति में लिखा गया यक्ष चक्रे। चक्रे यह क्रियापद है। कैसा पद है, क्रिया। न चक्रे मीन्स किया, न चक्रे मीन्स किया, न कौन किया, उसके ठीक पहले लिखा गया है यक्ष। यक्ष ने किया ना, क्या किया, चौथी पंक्ति में आ जाएंगे, लिखा गया है वसतिम ना। वस्तिम मतलब निवास किया। यक्ष वस्तिम चक्रे, यक्ष ने निवास किया। यक्ष ने अपनी बस्ती बनाया। यक्ष ने क्या किया, अपनी बस्ती बनाया ना। यक्ष ने अपना वास स्थान बनाया, यक्ष ने अपना निवास स्थान बनाया, यक्ष ने निवास किया ना। आपको क्रियापद उठा लेंगे, पूरा श्लोक सरल लगेगा। किया
ये चक्रे मतलब किया, प्रश्न बन गया कौन किया, यक्षः ना, क्या किया, वसतिम निवास किया ना। अब फिर प्रश्न बन गया कहाँ निवास किया, तो चौथी पंक्ति के लास्ट में लिखा गया है रामगिरि आश्रमेषु, वहाँ यानी संधि है रामगिरि आश्रमेषु में। न यक्षः, यक्ष रामगिरि आश्रमेषु, रामगिरि के आश्रमों में वसतिम चक्रे निवास किया। यक्ष ने रामगिरि के आश्रमों में अपनी बस्ती बनाया। बन गया कि नहीं बन गया? पूरा इस वाक्य बस इतना ही है। क्या है पूरा वाक्य? कश्चित यक्षः वसतिम चक्रे ना। शुरू में पहली पंक्ति के शुरुआत में लिखा गया कश्चित, क्या लिखा गया है? हाँ, कश्चित यक्षः। आप मंगलाचरण पढ़ रहे हैं, वहाँ अगर कश्चित का संधि विच्छेद कर देंगे कह चित, कह चित, आवाज़ तेज है, अब देखिए सही है। पहली पंक्ति में आपका लिखा गया कह चित, संधि विच्छेद कर देंगे, वहाँ कह पद से ना का संज्ञा कौन? प्रजापति, मंगलाचरण हो गया ना। और चित जो सच्चित आनंद स्वरूप है, ऐसे भी प्रजापति, ऐसे भी ब्रह्म, इसलिए मंगलाचरण में ब्रह्म को भी याद कर रहे हैं ना। लास्ट में राम का भी नाम लिया गया, राम को भी याद कर रहे हैं। सीता का भी नाम लिया गया, सीता को भी याद कर रहे हैं ना। और राम और लक्ष्मण की, सीता के राम लक्ष्मण राम और सीता की छाया में साथ साथ कौन है? लक्ष्मण भी हैं, तो स्निग्धत छाया तरुष से लक्ष्मण को भी याद कर रहे हैं ना। लेकिन आपको उतनी गहराई में नहीं जाना है, आपको एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है। पहली पंक्ति के पहला शब्द में लिखा गया कश्चित और तीसरी पंक्ति में लिखा गया यक्षः ना। कश्चित यक्षः, कोई यक्ष क्या किया? वसतिम निवास चक्रे मतलब किया ना। कोई यक्ष निवास किया, कहाँ निवास किया? रामगिरि आश्रमेषु, रामगिरि के आश्रमों में ना। कोई यक्ष रामगिरि के आश्रमों में अपनी बस्ती बनाया ना। कोई यक्ष रामगिरि के आश्रमों में अपना निवास स्थान बनाया। कौन कह रहा है? कालिदास ना, कालिदास कह रहे हैं कश्चित यक्षः, कोई यक्ष बस्तिम ना, अपनी बस्ती को चक्रे मीन्स किया, बनाया ना। कहाँ? रामगिरि आश्रमेषु, रामगिरि के आश्रमों में। पूरा श्लोक समाप्त हो गया, अब केवल आपको विशेषण विशेष जोड़ देना है बस ना। अच्छा, रामगिरि का आश्रम था कैसा? तो चौथी पंक्ति में लिखा गया है स्निग्ध छाया तरुष ना। स्निग्ध मतलब क्या होता है? हाँ, स्निग्ध मतलब घनी, स्निग्ध मतलब कोमल ना। जो घनी घनी कोमल कोमल छायादार वृक्षों से युक्त है, ऐसा रामगिरि का आश्रम। और ऐसे रामगिरि के आश्रम को कश्चित यक्षः वसतिम चक्रे। बन गया ना। अर्थ बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ही समझ में आएगा। कालिदास एकदम सीधी सपाट बात वैदर्भी रीत में कह रहे हैं कश्चित यक्षः, कोई यक्ष ना, जो स्निग्ध छाया तरुषु है, ऐसे रामगिरि आश्रमेषु, और ऐसे रामगिरि आश्रम में क्या बनाया? वसतिम चक्रे, अपना निवास स्थान बनाया, निवास किया ना। स्निग्ध छाया तरुष, स्निग्ध मतलब क्या है? घनी घनी, कोमल कोमल, छाया मतलब छाया, और तरुष पद का अर्थ क्या है? वृक्ष ना। जो कोमल कोमल घनी घनी छायादार वृक्षों से युक्त है, ऐसा रामगिरि का आश्रम। और ऐसे रामगिरि के आश्रमों में क्या किया? कश्चित यक्षः, कोई यक्ष वसतिम चक्रे निवास किया। बन गया कि नहीं बन गया? और रामगिरि का आश्रम कैसा है? तो तीसरी पंक्ति में एक पॉइंट और लिखा गया है जनक तनया स्नान पुण्य उदकेशु ना। पुण्य उदकेश बराबर पुण्योदकेश, गुण संधि यहाँ पर हो रही है। जनक तनया ना, जनक मतलब जनक, राजा जनक, और तनया मतलब पुत्री ना। जनक तनया कौन? जनक की पुत्री सीता ना। जनक तनया राजा जनक की पुत्री सीता के द्वारा स्नान करने के कारण पुण्य जो पवित्र हो गया है, जिसका क्या? उदक मतलब जल ना। जनक तनया, जनक की पुत्री सीता के स्नान करने के कारण पुण्य मीन्स पवित्र हो गया है, जहाँ का उदक मीन्स जल, ऐसा रामगिरि आश्रम। और ऐसे रामगिरि के आश्रमों में कश्चित यक्षः वसतिम चक्रे ना, कोई यक्ष निवास किया ना। दो विशेषण आप देख पा रहे हैं रामगिरि आश्रमेषु के।
ना रामगिरी आश्रम में इसके दो विशेषण क्या हुए, एक ठो स्निग्ध छाया तरुष ऐसा रामगिरी आश्रमेशु, और जनक तनया स्नान पुण्योदकेशु ऐसा रामगिरी आश्रमेशु। और ऐसे रामगिरी के आश्रमों में क्या किया, कश्चित यक्ष, कोई यक्ष वसतिम चक्रे अपना निवास स्थान बनाया, बन गया, निवास किया। कौन निवास किया, यक्ष निवास किया। कहाँ निवास किया, रामगिरी के आश्रमों में। रामगिरी का आश्रम है कैसा, स्निग्ध छाया तरुष, और कैसा है, जनक तनया स्नान पुण्योदकेशु। हमें तो लगता है दो पंक्ति सबसे बन गई होगी ना। एक बार वाचन करिए तीसरी और चौथी पंक्ति का। यक्ष चक्रे जनक तनया स्नान पुण्यो, पहली और दूसरी पंक्ति का वाचन करिए। कश्चित कांता अब देखिए, आपको रामगिरी आश्रम का विशेषण आप पढ़ चुके हैं, अब यक्ष का विशेषण पढ़ेंगे ना। यक्ष कैसा है, तो पहली पंक्ति में लिखा गया होगा कश्चित, कश्चित यक्ष ना। कश्चित कौन, यक्ष। आगे कांता विरह गुरुणा, इसको छोड़ देंगे, उसके आगे लिखा गया है स्व अधिकारात् प्रमत्तः ना। स्व अधिकारात् प्रमत्तः ऐसा यक्ष, स्व अधिकारात् ना, जो स्व अधिकारात अपने अधिकार से प्रमत्तः, प्रमत्त हुआ है, परांगमुख हुआ है, विमुख हुआ है ना, जो अपने कार्य से असावधान है, ऐसा यक्ष, ऐसा यक्ष। बन गया कि नहीं। क्या लिखा गया, स्व अधिकारात प्रमत्तः, स्व अधिकारात अपने अधिकार से, प्रमत्तः जो प्रमत्त हुआ है, जो परांगमुख हुआ है, जो विमुख हुआ है ना, जो अपने अधिकार से असावधान है, ऐसा यक्ष, ऐसा यक्ष रामगिरी के पर्वतों में अपना निवास बनाया। बन गया कि नहीं। स्व अधिकारात प्रमत्तः कौन, यक्ष ना। उसका अधिकार था, क्या था, किस अधिकार से वह विमुक्त हुआ है, किस अधिकार से वह असावधान हुआ है। कहानी यह है कि एक ठो जो अलकापुरी के स्वामी हुआ करते थे कुबेर ना, और कुबेर रोज़ सवेरे सवेरे क्या करते थे, भगवान शंकर की पूजा करते थे ना। और भगवान शंकर की जब पूजा करते थे कुबेर, तो कुबेर को फूल तोड़ करके सुबह सुबह ला करके कौन देता था, यक्ष देता था। एक दिन उसको फूल तोड़ करके लाने में क्या हो गई, देर हो गई ना। और देर क्यों हो गई, वो भी रीजन था, नई नई शादी थी, सुहाग रात थी उसकी, रात भर जागा था, सुबह उठने में देर हो गया, और फूल पहुंचाने में यक्ष वहाँ कुबेर तक फूल पहुंचाने में उसको देर हो गई। और देर हो गई तो उसको कुबेर ने क्या किया, साप दे दिया ना। भगवान शंकर की पूजा करने में जिस तरह तुम बाधा डाले हो ना, और जिसकी वजह से बाधा डाले हो, उसी प्रिया से तुम अब 1 साल के लिए दूर रहोगे, ऐसा साप दिया गया कुबेर के द्वारा ना। इसलिए सबका गुरु समय बना है, सबका टाइम बना है ना। ये हमारे आपके लिए भी स्वाधिकारात् प्रमत्ता है। अभी आप लोकल उदाहरण में जाएंगे, यहाँ केवल यक्ष ही स्वाधिकारात् प्रमत्ता नहीं, हम आप भी हैं। नहीं तो आप देख लीजिए आए किस काम के लिए हैं, कर क्या रहे हैं। हाँ ना, आप भी स्व अधिकारात् प्रमत्ता है। यहाँ आप प्रयागराज की धरती पर आए किस लिए हैं, आपका अधिकार क्या है ना। जितना आज कोचिंग में पढ़ा दिया गया उतना पूरा तैयार रहे शाम तक, ये आपका अधिकार है। और तैयार नहीं हो रहा है, आप भी स्वाधिकारात् प्रमत्ता हैं ना। हम भी स्वाधिकारात् प्रमत्ता हैं, हमको जो पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ पा रहे हैं ना, तो हम भी आप भी स्वाधिकारात् प्रमत्ता हो जाएंगे। तो गुरु यक्ष को तो 1 साल के लिए साप मिला था, अपनी प्रिया से 1 साल के लिए दूर हुआ था। अगर हम लोग एक एग्ज़ाम से दूर हुए ना, तो 5 साल के लिए दूर होंगे। समझ में आ गई बात। इसलिए केवल यक्ष को मत लीजिएगा, अपने ऊपर भी घटना घटाइएगा ना। आपको इतने अच्छे से तैयारी करके आनी है। मेरे द्वारा यहाँ 1 श्लोक पढ़ाए गए तो 1 श्लोक कल आपसे बनना चाहिए, 5 श्लोक पढ़ाए गए तो 5 श्लोक कल आपसे बनना चाहिए, तब आप स्वाधिकारात् प्रमत्ता नहीं होंगे। और नहीं तो स्वाधिकारात् प्रमत्ता होंगे, आगे परिणाम एग्जाम बताएगा
ना। तो अभी समय है, सब लोग सुधर जाइए, खूब अच्छे से पढ़िए। जितना पढ़ाया जा रहा है इतना तो क्लियर है, एग्ज़ाम के पहले मैं सिलेबस पूरा करूँगा, इसमें संशय नहीं होनी, शंका नहीं होनी चाहिए किसी को। और मेरे द्वारा जब सिलेबस पूरा कर दिया जाएगा उस समय आपको अगर लग रहा है कि हम 10 बार पढ़ चुका है, तब तो समझिए आप पढ़े हैं ठीक ठाक से ना। क्योंकि हमारे द्वारा एक बार पढ़ाया जाएगा, एक बार आप पहले से पढ़ के आएंगे, जाएंगे तुरंत रिवीजन करेंगे, 3 बार यही हो गया आपका ना। हर संडे को रिवीजन करेंगे तब भी एग्ज़ाम के पहले आप 10 बार पढ़ चुके होंगे। ऐसा अगर कोई कर रहा है तो बहुत बढ़िया है, और नहीं कर रहे हैं तो फिर आगे अपना परिणाम देखेंगे स्वयं ना। तो पढ़ना आपको है, बताना हमारा काम है। कहाँ कहाँ से क्या क्या पूछा जाएगा ये मैं बताऊंगा, बाकी पढ़िएगा आप रूम पे। और बिना रूम पे पढ़े कुछ होगा नहीं गुरु। कोचिंग में पढ़ने से बस आपको यही बनेगा, इस श्लोक से कौन सा प्रश्न बनेगा, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ देना है, इतना आपको मैं बताऊँगा ना। तो पढ़िए एक बार पहली दूसरी पंक्ति फिर से। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् शापेनास्तं गमित महिमा वर्षभोग्ये। यहाँ रुक जाइए, लिखा गया है कश्चित् यक्षः। कश्चित् कौन? यक्ष, कोई यक्ष ना। कोई यक्ष क्या किया? रामगिरी के आश्रमों में अपना निवास बनाया ना। और यक्ष कैसा है? स्व अधिकारात् प्रमत्तः है। जो स्व अधिकारात् अपने अधिकार से क्या हुआ है? प्रमत्त हुआ है। जो अपने अधिकार से असावधान हुआ है, उसका अधिकार क्या था? समय पर कुबेर को क्या देना? फूल देना। और समय पर कुबेर को फूल नहीं दे पाया, यही अपने अधिकार से क्या हुआ है? विमुक्त हुआ है, न परांगमुख हुआ है ना। जो स्व अधिकारात् प्रमत्तः, जो अपने अधिकार से क्या हुआ है? परांगमुख हुआ है, असावधान हुआ है, ऐसा यक्ष है। ऐसा यक्ष, कश्चित् यक्ष, ऐसा कोई यक्ष क्या हुआ? रामगिर के आश्रमों में अपना निवास स्थान बनाया, बन गया। और कैसा यक्ष है? तो आप दूसरी पंक्ति में आ जाएंगे, लिखा गया है शापेन। इसको छोड़ दीजिए, वहाँ से अ निकलेगा। अस्तंगमित महिमा ऐसा यक्ष है। अस्तंगमित महिमा ऐसा कौन? ऐसा यक्ष ना। आप लिखा गया है महिमा। महिमा मतलब महिमा, जिसकी महिमा अस्तंगमित, अस्ताचल को प्राप्त हो गई है ना। अस्तंग मतलब अस्ताचल, गमित मीन्स प्राप्त हो जाना ना। जिसकी महिमा अस्ताचल को प्राप्त हो गई है, जिसकी महिमा समाप्त हो गई है, जिसकी महिमा नष्ट कर दी गई है, ऐसा कश्चित् यक्ष है, कोई यक्ष जो स्वाधिकारात् प्रमत्ता है। ऐसा कश्चित् यक्ष, ऐसा कोई यक्ष रामगिरि आश्रमेषु, रामगिरि के आश्रमों में क्या किया? वसतिम चक्रे ना, अपना निवास बनाया। बन गया कि नहीं? निवास किया। कहाँ निवास कर रहा है? रामगिरि के आश्रमों में। यक्ष कैसा है? कश्चित् यक्ष ना। स्वाधिकारात् कौन? यक्ष। अस्तंगमित महिमा कौन? यक्ष ना। जिसकी महिमा अस्ताचल को प्राप्त हो गई है, ऐसा कोई यक्ष जो अपने अधिकार से असावधान है, ऐसा कोई यक्ष, ऐसा कोई यक्ष रामगिरि के आश्रमों में अपना निवास स्थान बनाया। बन गया कि नहीं बन गया? अच्छा, उसकी महिमा अस्ताचल को क्यों प्राप्त हो गई है? तो एक रीजन लिखा गया है शापेन ना। क्या लिखा गया? शापेन ना, साप के कारण ना। अच्छा, ये साप भी किसके द्वारा दिया गया? लास्ट में दूसरी पंक्ति के लिखा गया भर्तुः। भर्तुः शापेन। भर्तुः मतलब स्वामी ना। तो एक प्रश्न यही बन गया आपका, यक्ष का स्वामी कौन था? कुबेर ना। जो भर्तुः, ये जो यक्ष कैसा था? भर्तुः। भर्तुः मतलब स्वामी, शापेन मतलब साप के कारण। स्वामी के साप के कारण अस्तंगमित महिमा, जिसकी महिमा समाप्त हो गई है, ऐसा कश्चित् यक्ष, ऐसा किसी यक्ष ने क्या किया? जो सीता के द्वारा स्नान करने से जहाँ का जल पवित्र हो गया है, ऐसे रामगिरि के आश्रमों में जो घनी घनी छायादार वृक्षों से युक्त है, ऐसे रामगिरि के आश्रमों में क्या किया? वसतिम चक्रे निवास किया। बन गया कि नहीं? स्वामी के शाप के कारण जिसकी महिमा अस्ताचल को प्राप्त हो गई है, ऐसा कश्चित् यक्ष। बन गया कि नहीं? स्वामी के शाप के कारण जिसकी महिमा क्या हो गई है? नष्ट कर दी गई है, ऐसा कोई यक्ष। और ऐसा कोई यक्ष क्या किया? रामगिरि के पर्वतों में अपना निवास स्थान बनाया। बन गया कि नहीं?
अच्छा, यह साप भी कैसा था? जो स्वामी के द्वारा साप दिया गया था वह साप कैसा था? तो दूसरी पंक्ति में लिखा गया होगा आपका वर्ष भोग्येण ऐसा सापेन। सापेन में कौन सी विभक्ति दिख रही है? हाँ, तो इसका विशेषण क्या होगा? वर्ष भोग्येण ऐसा सापेन, ना जो 1 वर्ष तक भोगे जाने योग्य है ऐसा साप, और ऐसे साप के द्वारा जिसकी महिमा समाप्त हो गई है, जिसकी महिमा अस्ताचल को प्राप्त हो गई है, ऐसा कोई यक्ष। और ऐसा किसी यक्ष ने क्या किया? रामगिर के आश्रमों में निवास किया। मन गया कि नहीं? तो यहाँ वर्ष भोग्येण क्या? सापेन। एक विशेषण सापेन का और मिल जाएगा आपको। पहली पंक्ति में ना लिखा गया कश्चित, कश्चित के बाद कांता विरह गुरुणा। कांता विरह गुरुणा, कांता के विरह के कारण जो क्या है? गुरुणा भारी है ना, जो कांता के विरह के कारण असह्य है ना, जो कांता के विरह के कारण जिसको सहा नहीं जा सकता, जो कांता के विरह के कारण गुरु है, ऐसा साप ना। और ऐसा साप किसका साप है? ये भर्तुः ना, भर्तुः सापेन, अपने स्वामी के साप के कारण जिसकी महिमा अस्ताचल को प्राप्त हो गई है, ऐसा कश्चित यक्ष है। ऐसा किसी यक्ष ने क्या किया? ऐसे ऐसे रामगिर के आश्रमों में अपना निवास स्थान बनाया। बन गया? हमें तो लगता है कोई शब्द छोटा नहीं है। पहली पंक्ति में कश्चित कौन? यक्ष ना। पहली पंक्ति में स्वाधिकारात् प्रमत्तः कौन? यक्ष ना। और दूसरे पंक्ति में अस्तंगमित महिमा कौन? यक्ष ना। और ऐसे यक्ष कहाँ अपना निवास बनाया? रामगिर आश्रमेश, रामगिर के आश्रमों में। रामगिर का आश्रम कैसा है? न स्निग्ध छाया तरुषु, और कैसा है? जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु। अच्छा, यह यक्ष रामगिर के आश्रमों में क्यों अपना निवास स्थान बनाया ना? क्योंकि उसको साप मिला था ना। किसके द्वारा साप दिया गया था? भर्तुः स्वामी के द्वारा ना। यक्ष की महिमा क्यों अस्ताचल को प्राप्त हो गई थी? सापेन, साप के कारण ना। और साप भी कितने दिन का था? वर्ष भोग्येण, 1 वर्ष तक जो भोगे जाने योग्य है ऐसा साप। जो कांता विरह गुरुणा, जो कांता के विरह के कारण क्या है? गुरु है, ऐसा साप ना। ऐसे साप के द्वारा जिसकी महिमा अस्ताचल को प्राप्त हो गई है, ऐसा कश्चित यक्ष, ऐसा किसी यक्ष ने क्या किया? रामगिर के आश्रमों में अपना निवास स्थान बनाया, रामगिर के आश्रमों में निवास किया ना। तो आपका प्रश्न क्या क्या बन सकता है? पहली पंक्ति में कश्चित से किसका बोध होगा? कश्चित यक्ष ना। अपने अधिकार से प्रमत्त कौन हो गया है? यक्ष ना। किसकी महिमा अस्ताचल को प्राप्त हो गई है? यक्ष की। यक्ष की महिमा अस्ताचल को क्यों प्राप्त हो गई है? सापेन, साप के कारण। साप भी किसका था? भर्तुः, उसके स्वामी का साप था ना। भर्तुः से किसका बोध होगा? कुबेर का बोध होगा ना। और ये साप सापेन हो गया ना। यह साप जो है कितने वर्ष तक दिया गया? वर्ष भोग्येण, जो 1 वर्ष तक भोगे जाने योग्य है ना। ऐसा यक्ष कहाँ निवास किया? रामगिर के आश्रमों में। रामगिर का आश्रम कैसा है? जो घने ना छायादार वृक्षों से युक्त है, ऐसा है। जो सीता के स्नान के कारण जहाँ का जल क्या हो गया है? पवित्र हो गया है, ऐसा रामगिर का आश्रम। और ऐसे रामगिर के आश्रम में क्या किया? कोई यक्ष निवास किया ना। एक बार वाचन करिए। कश्चित् कांता विरह गुरुणा, यहाँ क्रियापद क्या है? चक्रे। कर्म क्या है? वसतिम ना। कर्ता कौन है? यक्ष ना। कहाँ निवास किया? रामगिर के आश्रम में ना। क्रिया को पकड़ लेंगे तो सारा मैटर आपका क्लियर हो जाएगा। एक बार मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको एक बार संस्कृत के शब्दों को बोलूँगा और आप लोगों को क्या बोलना है? अर्थ बोलना है। फिर एक बार मैं प्रश्नों को बोलूँगा, आप लोगों को क्या बोलना है? उत्तर बोलना है ना। तो मैं शुरू करूँ ना। तो लिखा गया है चक्रे। चक्रे मतलब किया ना। कौन किया? यक्ष
ना क्या किया, वसतिम ना कहाँ निवास किया, रामगिरि आश्रमेश। रामगिरि का आश्रम कैसा है, स्निग्ध छाया तरस, और कैसा है, जनक तनया स्नान पुण्योदकेश ना। और कश्चित कौन, यक्ष, स्वाधिकारात प्रमत्तः कौन, यक्ष ना। और अस्तंगमित महिमा कौन, यक्ष ना। अस्तंगमित महिमा क्यों हो गया है यक्ष, सापेन, साप के कारण। साप किसके द्वारा दिया गया, भर्तु ना। भर्तु पद से किसका बोध होगा, भर्तु में कौन सी विभक्ति वचन होगी, बन जाएगा सबसे। और कांता विरह गुरुणा क्या, सापेन। कांता विरह गुरुणा क्या, जो कांता के विरह से गुरु है, जो कांता के विरह से भारी है, जो कांता के विरह से असह्य है, ऐसा साप, ऐसे साप के द्वारा जिसकी महिमा अस्ताचल को प्राप्त हो गई है, ऐसा कोई यक्ष, ऐसा कोई यक्ष क्या किया, रामगिरि के आश्रमों में निवास किया ना। यहाँ एक पद लिखा गया है भोग्येण, वहाँ नकोड़ा हुआ है। खूब प्रश्न पूछा जाता है किस सूत्र से नकोड़ा हुआ है, कोमतिचा से ना। एक पद आपका कुछ और मिलेगा इसमें, स्वाधिकारात ना। यहाँ किस अर्थ में यहाँ विभक्ति हुई है कि क्या, कौन सा सूत्र या वार्तिक लगा है, हाँ, जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्यानम ना। हाँ, प्रमाद अर्थ में यहाँ हुआ है ना। यहाँ प्रमाद हुआ है, किससे प्रमाद हुआ है, यक्ष से ना। क्या प्रमाद हुआ है, अपने स्वामी को समय से फूल नहीं दे पाया ना, इसलिए जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्यानम, इस वार्तिक से क्या हो जाएगा, प्रमाद अर्थ में यहाँ क्या हो गई है, पंचमी विभक्ति हो गई है ना। हाँ, वर्ष भोग्येण देखिए वहाँ आपका समास बन रहा है वर्षम भोग्येण, वर्ष भोग्येण द्वितीय तत्पुरुष समास। वर्षम में जब द्वितीय आप करेंगे तो वहाँ काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे सूत्र लगेगा, और जब सामासिक पद हो जाएगा तो आपका बन जाएगा वर्ष भोग्येण ना। वर्ष भोग्येण, वर्ष भोग्य बनेगा, फिर तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप चलेगा, वर्ष भोग्येण बन जाएगा, और सापेन का विशेषण बन जाएगा ना। बस इतना ना। कहाँ है तृतीय, तृतीय देखिए आप पूरे पदों को मत लीजिए ना, सामासिक पद ना। जो कालवाची शब्द क्या है, वर्ष है, तो कालवाची शब्दों में होगा ना द्वितीय। कहाँ है भोग्येण में, कहाँ होगा, भोग्येण में तो रूप उप चलने के बाद चला है आपका वर्षम भोग्येण बराबर वर्ष भोग्येण, ऐसे बनेगा आपका द्वितीय तत्पुरुष समास भी बन जाएगा। और वहाँ वर्षम में तब द्वितीय जब होगी तब कालवाची जो शब्द होगा उसी में तो द्वितीय होगी। कालवाची शब्द वर्ष है अथवा भोग्य है, तब कालवाची जो शब्द होगा उसी में द्वितीय लगी ना। काला ध्वनोर अत्यंत संयोगी ना। ये समास समास करने के बाद वर्ष भोग्य बना है, फिर रूप चला है वर्ष भोग्येण बना है। अरे तो गुरु वर्षम की जब केवल बात करेंगे तब काला ध्वनोर अत्यंत संयोग काम कर रहा है। बाकी वर्ष भोग्येण जो है ये तो पूरा हो जाएगा, तो ये तो विशेषण बन गया उसका सापेन का ना। और साप ही क्या है आपका कारण बन रहा है, किसका कारण बन रहा है आपका, उसका जो यक्ष है उसकी जो महिमा समाप्त हो गई है उसको ना, यज्ञ की महिमा जो है उसको अस्ताचल को प्राप्त हो जो हो गई, उसमें यह सापेन जो है आपका क्या बन रहा है, कारण बन रहा है ना। जब ये कारण बन रहा है तो आपका वहाँ सूत्र लग जाएगा, ये साधक तम बन रहा है ना। यक्ष के महिमा को समाप्त करने में साप जो है साधक तम बन रहा है, तब साधक तमम करणम से करण संज्ञा, कर्त करण तृतीय से सापेन में तृतीय विभक्ति, और उसी का विशेषण हो गया आपका वर्ष भोग्येण। वर्ष भोग्येण जब पूरा एक साथ लेंगे तो तृतीय विभक्ति, और जिस विशेष में जिस सूत्र से विभक्ति आपका लगा हुआ है, जिस सूत्र से तृतीय विभक्ति लगी है, विशेषण में भी उसी से लग जाएगा आपका ना। ये सापेन का विशेषण है ना। वर्ष भोग्येण किसका विशेषण है, सापेन का विशेषण। अब सापेन में जौन जौन सूत्र काम कर रहा है तृतीय विभक्ति होने में, वही वही सूत्र विशेषण में भी आपका काम करेगा। समझ में आ गई बात। हाँ, तो यहाँ जब आप अलग अलग पद करेंगे तो वर्षम भोग्य ऐसा आपका बनेगा, तो वर्षम में जो द्वितीय होगी काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे से ना, सामासिक पद बन के आपका हो जाएगा वर्ष भोग्य, और उसी का जब तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप चलाएंगे तो हो जाएगा वर्ष भोग्येण। समझ में आई बात। चलिए एक बार वाचन करिए, बहुत बढ़िया पंक्ति, एक बार वाचन करिए। अभी हम लोगों को एक दो श्लोक और पढ़ना है। कश्चित् कांता विरह गुरुणा
पहली पंक्ति में एक शब्द लिखा गया है कांता ना, तो यक्ष की कांता है यक्षिणी ना। अच्छा, कांता में और पत्नी में, भार्या में, जाया में बहुत अंतर होता है ना। देखेंगे पत्नी को हमेशा प्यार किया जाए, ये बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन कांता मतलब आप कांता यहाँ कालिदास इसलिए किए हैं कि मतलब 24 घंटे में जितना सेकंड होता है उतना सेकंड आपको अगर किसी के प्रति प्यार आ रहा है तो वो कांता होती है। मतलब एक सेकंड भी खाली न जाने पाए आपके प्यार का, ये इसलिए कांता पद, ये कांता पद का अर्थ है ना। और यहाँ पत्नी भी लिख सकते थे, भार्या भी लिख सकते थे, जाया भी लिख सकते थे ना, कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन वहाँ तब ये अर्थ सूट न करता। माना कि यक्ष की पत्नी है यक्षिणी, लेकिन कांता पद इसलिए लिखा गया क्योंकि यक्ष जो है क्या करता है, हर एक घड़ी में क्या करता है, यक्षिणी को याद करता है, यक्षिणी से बहुत प्यार करता है। ऐसा एक सेकंड भी नहीं जाता है कि जिस सेकंड में उसके दिल में, उसके मन में यक्षिणी नहीं निवास करती है। बन गया, इसलिए यहाँ कांता पद लिखा गया। अगर ऐसा न होता तो यहाँ पत्नी लिखा जाता, तब भी आपका छंद बैठता आपका ना। कश्चित पत्नी विरह गुरुणा, तब भी बनता। कश्चित भार्या विरह गुरुणा, तब भी बनता ना। कश्चित जाया, तब भी बैठता आपका ना। कि एक दो अक्षर का अपने अपने वाले के नाम लिख पढ़े दे जा, जेकर ऐसा हो सिस्टम 24 घंटा वही हो दिल में, 2 अक्षर का नाम हो और दोनों में दीर्घ हो तो आप पढ़ सकते हैं ना। कश्चित रानी कह दीजिए, कश्चित राधा, दीर्घ होना चाहिए। कश्चित जानू विरह गुरुणा, बन गया कि नहीं। जैसे सेट करेंगे वैसे सेट होगा। मेघदूतम पढ़ रहे हैं आप ना, तो लगभग पहला श्लोक बन गया होगा। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। कैसा मंगलाचरण है? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, मंदाक्रांता छंद है। बाकी किस पद से किसका किसका बोध हो रहा है, कौन कौन किसका विशेषण हो रहा है, किसको साप मिला, यक्ष को कितने दिन का साप मिला, 1 वर्ष का। किसके द्वारा साप मिला? स्वामी के द्वारा ना। स्वामी कौन है? कुबेर हैं ना। साप मिलने के बाद यक्ष कहाँ निवास कर रहा है? रामगिर के आश्रमों में। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अब आ जाइए, आप लोग देखेंगे दूसरा श्लोक। दूसरा श्लोक आप देख लेंगे। अलंकारवा, उसमें देखिए अलंकारवा कुछ लिखा गया होगा। अलंकारवा तो इसमें बहुत ज़्यादा, आप जितने पद लिखे जाएंगे उतने उतने अलंकार आपके किताब में दिए गए हैं। अलंकार में जब आप आएंगे तो इसमें कई पद लिखे गए हैं, सब में अलंकार अलग अलग दिया गया है आपका। यहाँ देखिए आपका स्वाधिकारात् प्रमत्ता, यहाँ एक शब्द लिखा गया है, यहाँ जो है पदार्थ हेतु का विलिंग अलंकार होगा ना। उसके बाद आपका वर्ष भोग्यण लिखा गया है, वहाँ कुछ और होगा। आपका आप देखेंगे एक शब्द और आया है जो वहाँ भी काबिलिंग अलंकार ही दिया होगा। एक जगह आपका कांता विरह गुरुणा, जहाँ आपका परिकर अलंकार दिया गया है। तो एक एक शब्द में अलंकार है, इसलिए अलंकार पूछना बहुत ज़्यादा हम तो नहीं समझते हैं, आपको होगा। बाकी पीछे अलंकार एक एक शब्द में दिया गया है। कांता विरह गुरुणा में क्या दिया है? परिकर अलंकार ना। आपका स्वाधिकारात् प्रमत्ता में क्या दिया गया है? आपका काव्यलिंग अलंकार है। तो वहाँ से आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। आएंगे दूसरा श्लोक। अच्छा, हम लोगों को मेघदूत पढ़ते वक्त जो, अगर आपके हाथ में विजेंद्र शर्मा वाली किताब होगी, उसके ऊपर जो हिंदी में प्रसंग करके लिखा गया है, उस प्रसंग से खूब एग्जाम में आपका प्रश्न बनता है। वो प्रसंग जो है आपको पढ़ना है, प्रसंग याद करना है ना। आप देखेंगे आप दूसरा वाले श्लोक में एक प्रसंग में लिखा गया है, कामी यक्ष ने आषाढ़ के प्रथम दिन में मेघ के दर्शन किए ना। कौन किया? कामी यक्ष ना। कामी यक्ष किसका दर्शन किया? मेघ का। कब किया? ये आपके प्रसंग में ही 3-4 प्रश्न बन रहे हैं, इसलिए प्रसंग को पढ़ने के बाद ही आपको क्या करना चाहिए? श्लोक पढ़ना चाहिए ना। अब देखिए यहाँ कुबेर, पहले श्लोक में क्या हुआ? कुबेर के द्वारा साप मिल गया है और यक्ष क्या किया है? रामगिर के आश्रमों में निवास करने लगा है ना।
और जब रामगिर के आश्रम में वह यक्ष निवास कर रहा है तो वहाँ पर क्या किया, आषाढ़ के प्रथम दिन किसको देखता है, मेघ को देखता है। यह भी खूब प्रश्न बनता है ना, मेघ जो है यक्ष को कब देखता है, आषाढ़ के प्रथम दिन ना, कहाँ देखता है, ये भी प्रश्न बनेगा। अभी श्लोक पढ़ने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा, कहाँ देखता है, कब देखता है, कैसे कैसे मेघ को देखता है ना। तो प्रसंग पढ़ा जाए, प्रसंग में लिखा गया, कामी यक्ष ने आषाढ़ के प्रथम दिन में मेघ के दर्शन किए, वह मेघ हाथी के समान सुंदर था। किसके समान, अब हाथी के समान मेघ को देखेगा, कब देखेगा, आषाढ़ के प्रथम दिन। कहाँ देखेगा, उसे रामगिरी पर्वत पर ना, रामगिर के आश्रमों में से ना। श्लोक पढ़िएगा, दूसरा श्लोक बहुत गजब का श्लोक है। तस्मिन् द्रौ कतिचिद बला विप्रयुक्तः नीत्वामासान् कनकवलय भ्रंशरिक्ता आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्ले वप्रक्रीडा परिणत गज। अंतिम पंक्ति से क्रिया उठा लीजिए, लिखा गया है ददर्श। ददर्श मतलब देखा ना। अब प्रश्न बन गया, किसने देखा। पहली पंक्ति में आ जाइए, लिखा गया है सह। पहली पंक्ति में क्या लिखा गया, सह कह यक्षः ना, सह यक्षः, वह यक्ष क्या किया, ददर्श देखा, बन गया। अच्छा, वह यक्ष किसको देखा, तीसरी पंक्ति में बीच में लिखा गया होगा मेघम। तीसरी पंक्ति के बीच में क्या लिखा गया है, सह मेघम ददर्श, सह यक्षः, वह यक्ष मेघम मेघ को क्या किया, ददर्श देखा। बन गया कि नहीं बन गया। अच्छा, यहाँ पर आप समझिए, वह यक्ष है कैसा, जो यक्ष मेघ को देखा वह यक्ष है कैसा। तो पहली पंक्ति में सह पद के बाद लिखा गया है कामी ना। क्या लिखा गया है, कामी ना, सह कामी। कामी मतलब क्या होती है, कामना। हाँ हाँ, जिसको कामना है अपनी प्रियतमा से मिलने का, ऐसा सह ना। सह पद से किसका बोध होगा, यक्ष का। कामी कौन, यक्ष ना। कामी पद का अर्थ क्या होता है, लिखा गया है जिसको कामना है ना, किससे मिलने की, अपनी प्रियतमा से मिलने की, ऐसा सह, ऐसा वह यक्ष ना। कामी पद का एक अर्थ मत लीजिएगा जो आजकल लेते हैं आधुनिक जगत वाले ना। अगर आप किसी चीज़ की कामना कर रहे हैं तो आप कामी हैं ना। आप एग्ज़ाम की कामना कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम के कामी हैं। आप पढ़ने की कामना कर रहे हैं, आप पढ़ने के कामी हैं ना। तो इसलिए यहाँ कामी, इसको यक्ष को भी कामना है। किसकी कामना है, अपनी प्रियतमा से मिलने की कामना है ना। उसकी प्रियतमा 1 साल के लिए उससे दूर हो गई है, यक्ष जा करके रामगिरी के पर्वतों में निवास कर रहा है ना। कामी, जिसको कामना है अपनी प्रियतमा से मिलने की, ऐसा सह, ऐसा वह यक्ष, और ऐसा वह यक्ष मेघम ददर्श, मेघ को देखा। बन गया कि नहीं, किसको देखा, कौन देखा, बन जाएगा। कब देखा, तो तीसरी पंक्ति पढ़िए। तीसरी पंक्ति में आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्ले। कब देखा, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे ना, आषाढ़ के प्रथम दिन। बन गया, आषाढ़ के प्रथम दिन ददर्श देखा। कौन देखा, सहकामी ना, जिसको अपनी पत्नी की कामना है ना, ऐसा वह यक्ष किसको देखा, मेघ को देखा। कब देखा ना। अच्छा, कहाँ देखा, कहाँ देखा, पहली पंक्ति पढ़िए। तस्मिन् द्रौ कतिचिद बला विप्रयुक्तः। लिखा गया तस्मिन, वहाँ से आ निकाल लीजिए, अद्रव। तस्मिन अद्रव, उसी पर्वत में ना, उसी पर्वत में। तस्मिन अद्रव से किस पर्वत की बात की जा रही है, रामगिरी पर्वत की ना। तस्मिन अद्रव, उसी पर्वत में
न सह वह यक्ष आषाढ़स्य प्रथम दिवसे आषाढ़ के प्रथम दिन मेघम मेघ को ददर्श देखा। बन गया प्रश्न। अब जितने बचे हैं सब कोई मेघ का विशेषण होगा, कोई यक्ष का विशेषण होगा। श्लोक बस इतना ही है ना। वह यक्ष आषाढ़ के प्रथम दिन उसे रामगिरी पर्वत में मेघ को देखा। श्लोक इतना ही है ना। तस्मिन अद्रव ना, तस्मिन अद्रव से किसका बोध होगा? हाँ, तस्मिन वहाँ से अ निकलेगा। अद्रि पद होता है, अद्रि मतलब होता है पर्वत, उसी का रूप चला है सप्तमी विभक्ति एक वचन में, क्या बन जाएगा? अद्रव ना। तस्मिन अद्रव उसी पर्वत में, किस पर्वत में? जिस पर्वत पर निवास कर रहा है। कहाँ निवास कर रहा है यक्ष? ना रामगिरी पर्वत पर ना, तो उसी पर्वत पर, उसी रामगिरी के पर्वतों में सह वह यक्ष आषाढ़स्य प्रथम दिवसे आषाढ़ के प्रथम दिन मेघम मेघ को ददर्श देखा। कोई दिक्कत नहीं होगी ना किसी को। कौन देखा? यक्ष देखा। किसको देखा? कब देखा? आषाढ़ के प्रथम। कहाँ देखा? हाँ, तस्मिन अद्रव से किस पर्वत का बोध होगा? रामगिरी पर्वत बन जाएगा। अच्छा, यह यक्ष कैसा है? सह का विशेषण आप देखिएगा, पहली पंक्ति में लिखा गया है तस्मिन अद्रव कतिचित, वहाँ द में से अ निकालिए, अबला विप्रयुक्तः। अबला विप्रयुक्तः ऐसा सह। अबला, अबला मतलब क्या कहेंगे आप? अबला से यहाँ किसका बोध होगा? यक्षिणी का बोध होगा। जो अपनी अबला से, जो अपनी प्रियतमा से, जो अपनी पत्नी से क्या हुआ है? वियुक्तः ना, वियुक्त हुआ है, बिछुड़ गया है, ऐसा वह यक्ष ना। अबला विप्रयुक्तः ऐसा यक्ष ना। अबला जो अपनी पत्नी से क्या हो गया है? विप्रयुक्तः वियुक्त हो गया है, बिछुड़ गया है, ऐसा यक्ष, ऐसा वह यक्ष तस्मिन अद्रव उसी पर्वत पर, उसी रामगिरी के पर्वतों में क्या किया? मेघम ददर्श मेघ को देखा। बन गया कि नहीं बन गया? अबला विप्रयुक्तः कहा सह, और सह का यक्ष बन जाएगा। और दूसरी पंक्ति में एक विशेषण सह का लिखा गया है, कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ ऐसा सह ना। कनक वलय, कनक मतलब सोना, वलय मतलब कंगन, भ्रंश मतलब गिरना ना, और रिक्त मतलब खाली हो जाना, और प्रकोष्ठ मतलब सोने के कंगन के गिर जाने से जिसकी कलाई खाली हो गई है, ऐसा सह ऐसा वह यक्ष ना। और जो अबला विप्रयुक्ता, जो अपनी प्रियतमा से बिछुड़ा हुआ है ना, जिसका अपनी प्रियतमा से क्या हुआ है? वियोग हुआ है, ऐसा सह ऐसा वह यक्ष तस्मिन अद्रव उसी पर्वत में, उसी रामगिरी पर्वत में आषाढ़स्य प्रथम दिवसे आषाढ़ के प्रथम दिन मेघम मेघ को ददर्श देखा। बन गया सबसे ना। हाँ, अबला विप्रयुक्ता कौन? सह ना। और कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ कौन? सह। सह का यक्ष ना। यक्ष कम ददर्श मेघम ददर्श ना। यक्ष कम ददर्श मेघम ददर्श ना। कहाँ पर देखा? ना रामगिरी पर्वत पर। तस्मिन अद्रव से किस पर्वत का बोध होगा ना? कब देखा? आषाढ़स्य प्रथम दिवसे। बन गया। अच्छा, आषाढ़ के प्रथम दिन देखा। और एक पॉइंट लिखा गया है, पहली पंक्ति में लिखा गया है कतिचित, और दूसरी पंक्ति में लिखा गया है नीत्वा मासान ना। कतिचित मासान नीत्वा ना। जब वह यक्ष यहाँ से कुबेर के द्वारा साप दिया गया, रामगिरी के पर्वत में जब गया, वहाँ निवास करने लगा ना। कतिचित मासान नित, कतिचित कुछ मासान महीनों को नित्वा बिता करके ना। कितने महीने लगभग बीत गए हैं? लगभग 8 महीने बीत गए हैं ना। हाँ, कतिचित मासान नित्वा, कुछ महीनों को बिता करके जो अबला विप्रयुक्ता है, ऐसा वह यक्ष जो कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ है, ऐसा वह यक्ष, ऐसा वह यक्ष आषाढ़ के प्रथम दिन क्या किया? उसी पर्वत पर, उसी पर्वत रामगिरी पर्वत पर किसको देखा? मेघ को देखा। बन गया। पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति लगभग बन गई होगी। और तीसरी पंक्ति में कुछ बच्चे हैं, वो सब मेघम के विशेषण हैं ना। किसके विशेषण होंगे? मेघम के। मेघ कैसा कैसा है, कैसे कैसे मेघ को देखा? तो एक ठो आप प्रसंग में ही पढ़ के आए, हाथी के समान मेघ को देखा ना। लेकिन एक पॉइंट और पढ़ना है आपको। तीसरी पंक्ति में लिखा गया है मेघम, मेघम के आगे लिखा गया आश्लिष्ट सानुम
सानुम पद का अर्थ है चोटी ना, और आश्लिष्ट मतलब चिपकना, श्लिष्ट मतलब चिपकना और आश्लिष्ट मतलब अच्छी तरह से चिपकना ना। वहाँ के जो बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, उस ऊंचे ऊंचे पर्वत को जो क्या कर रहा है, चिपक रहा है ना, जो पर्वतों की चोटी को स्पर्श कर रहा है, ऐसा मेघम, ऐसा मेघ बन गया। आश्लिष्ट सानुम, यही लिखा गया है ना, आश्लिष्ट सानुम ना, सानुम मतलब चोटी, आश्लिष्ट मतलब चिपकना, जो ऊंचे ऊंचे पर्वतों की चोटी से चिपक रहा है, ऐसा मेघ, ऐसे मेघ को आषाढ़ के प्रथम दिन देखा ना। आश्लिष्ट सानुम क्या, मेघम ना, आश्लिष्ट मतलब चिपकना, सानुम मतलब चोटी ना, किसकी चोटी से, हाँ पर्वत की चोटी से ना, जो पर्वत की चोटी से चिपकने वाले हैं, ऐसे मेघ, ऐसे मेघ को आषाढ़ के प्रथम दिन कौन देखा, वह यक्ष देखा। बन जाएगा कि नहीं। और अंतिम पंक्ति में एक पॉइंट और लिखा गया है जो मेघम का विशेषण होगा, वह प्रक्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ऐसा मेघम ना। वक्र में परिणत, परिणत पद का अर्थ होता है तिरछे दांत से प्रहार करना ना। जब हाथी के आप देखे होंगे, वक्र क्रीड़ा आप समझ रहे हैं, वक्र क्रीड़ा समझावत है। गाँव में बरधा देखे यहाँ आए, अथवा गाँव में कोई भी आप पशु देखे होंगे, जौनी समय पानी बरसे वाला होता है या पानी बरसा रहा था, देखबा जाए कोई सेंघिए से भुइयाँ खोलियारत हैं, वही है वक्र क्रीड़ा। देखबा ऐसे ऐसे दीवार है, इसी में वहाँ कौनो हाथी आ जाए, क्या करे, अपने इसी मोड़ से इसी में एक बार लड़ाई हटाए इसको खोदे, ये है वक्र क्रीड़ा ना। और आगे लिखा गया है परिणत, जो परिणत पद का अर्थ लिखा गया है उसको आप लिख सकते हैं ना, तिरछे प्रहार करने वाला दांत। हाथी कैसे दांत निकला रहे, आए कहीं दिवाली में क्या करे, वक्र क्रीड़ा करे, दांत से दीवार को खोदेगी हटेगी, खोदेगी हटेगी, ये पॉइंट है वहाँ लिखा। बन गया कि नहीं। वक्र क्रीड़ा परिणत समझ में आया ना। तो वक्र क्रीड़ा में जो क्या कर रहा है, परिणत ना, अपने तिरछे दंत के प्रहार वाले, गज मतलब हाथियों ना, हाथी, और ऐसे हाथियों के समान प्रेक्षणीयम जो देखने के योग्य है, ऐसा मेघम। बन गया कि नहीं। वक्र क्रीड़ा में तिरछे दंत के प्रहार करने वाले, गज मतलब हाथियों के समान, प्रेक्षणीयम जो देखने के योग्य है ना, ऐसा मेघम, ऐसे मेघ को वह यक्ष क्या किया, ददर्श देखा ना। वक्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम क्या, मेघम। आश्लिष्ट सानुम क्या, मेघम, ऐसे मेघ को सह ददर्श वह देखा। वह कौन देखा, यक्ष देखा ना। कहाँ देखा, तस्मिन अद्रव, उसी पर्वत पर, उसी रामगिरी के पर्वत पर। कब देखा, आषाढ़ के प्रथम दिन ना। कतिचित मासान नीत्वा, कुछ महीनों को बिता करके, सह वह यक्ष आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ के प्रथम दिन ना किसको देखा, मेघम ददर्श, मेघ को देखा। मेघ कैसा है, आश्लिष्ट सानुम ऐसा मेघम ना, जो पर्वत की चोटी से चिपक रहा है, ऐसा मेघ ना। और जो क्या है आपका, वक्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम, जो वक्र क्रीड़ा में तिरछे दांत के प्रहार से प्रहार वाला है, ऐसा हाथी, और ऐसे हाथी के समान प्रेक्षणीयम जो देखने के योग्य है, ऐसा मेघ, ऐसे मेघ को सह ददर्श वह यक्ष देखा। यक्ष भी कैसा है, तो कामी ना, जो कामना कर रहा है अपनी प्रीतमा से मिलने की, जिसको कामना है, जिसको इच्छा है अपनी प्रीतमा से मिलने की, ऐसा वह यक्ष। जो अबला विप्रयुक्त है, जो अपनी अबला से, अपनी प्रीतमा से वियुक्त हुआ है, बिछड़ा हुआ है, ऐसा वह यक्ष ना। जो कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा, कनक मतलब सोना, वलय मतलब कंगन, सोने के कंगन के भ्रंश गिर जाने के कारण रिक्त मतलब खाली हो गई है, प्रकोष्ठा मतलब कलाई जिसकी, ऐसा वह यक्ष आषाढ़ के प्रथम दिन उसी रामगिरी पर्वत पर किसको देखा, मेघ को देखा। बन गया। यहाँ आपका प्रकोष्ठा पद का शब्दार्थ पूछा जा सकता है। कामी कौन है, यक्ष। सापद से किसका बोध होगा, यक्ष का। अबला विप्रयुक्ता कौन है, यक्ष ना। कहाँ देखा, रामगिरी पर्वत पर। कब देखा, आषाढ़ के प्रथम दिन। बन जाएगा सबसे ना, किसको देखा, मेघ को। और ये ददर्श क्रियापद है। क्रिया में आपको क्या देखना है, यहाँ धातु प्रत्यय लकार सब कुछ देख लेना है। कौन सी धातु है, दृश्य धातु ना। हाँ, किस लकार में जाएगा, हाँ, तो आपका क्या हो जाएगा, ददर्श मतलब देखा ना। बन जाएगा सबसे। आप एक बार वाचन करिए,
तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबला विप्रयुक्ताः नित्वामाशान् परि बनने वाले प्रश्न आपसे बन जाएंगे ना। कौन किसका विशेषण बन रहा है, कौन देखा किसको देखा, सहपद से किसका बोध है ना, कामी कौन है, ऐसा प्रश्न पूछेगा। मेघदूतम में कामी किसे कहा गया, यक्ष को कहा गया ना। कौन अपनी प्रियतमा से बिछुड़ा हुआ है, यक्ष बिछुड़ा हुआ है। यक्ष को किसके द्वारा शाप दिया गया, स्वामी, उसके स्वामी के द्वारा। उसका स्वामी कौन है, कुबेर है ना। कुबेर ने यक्ष को कितने दिन का शाप दिया, 1 वर्ष का शाप दिया ना। शाप के बाद यक्ष कहाँ निवास कर रहा है, रामगिर के पर्वतों में ना। ऐसा प्रश्न आपका बनेगा। तो आगे आपका तीसरा श्लोक हम लोग अब कल पढ़ेंगे। आज आपको पढ़ना है व्याकरण, और व्याकरण में हम लोग द्वंद्व समास पढ़ेंगे। द्वंद्व समास आज और कल 2 दिन में आपका समाप्त हो जाएगा। बहुत छोटा सा समास है। कल से हम लोग 3 श्लोक पढ़ेंगे ना। अगर समय बचा तो 4, नहीं तो 3 व्याकरण को ज़्यादा पढ़ाएंगे।